जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सो फार जितने भी कनेक्टेड है, कैन यू पीपल प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स कि आपको मेरी आवाज, स्क्रीन, वीडियो वगैरह सब क्लियर है। अच्छा, जो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनेक्टेड है, चैट बॉक्स पे जरा आ जाए प्लीज, और मुझे जरा बता दीजिएगा आपको आवाज, स्क्रीन, वीडियो सब क्लियर है। अच्छा जी। सारे बच्चे बता दें, एक्सक्यूज मी, आप ऑडिटर है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए। चलो जी, दैट्स ग्रेट। ओके। अच्छा देखिए, अभी जो है हमारी टुडे इज द फर्स्ट क्लास, और आज की क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स और ये तमाम चीजें, फिर उसके बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट कर ही देंगे। ठीक है, क्योंकि हैंडआउट्स वगैरह इसमें अब लेकर आ गए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, बेटा आप लोगों को भी जो नोट्स की सॉफ्ट कॉपी है अभी आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन पहले जरा हम इसको स्टार्ट तो कर दें। क्या देखिए, सबसे पहला पॉइंट, एक मेरी अजम्पशन है, हो सकता है गलत हो। ऑनलाइन बच्चे सबसे पहले बता दें, आप सबने एसबीआर पढ़ा है या अटेम्प्ट किया हुआ है? आप लोगों ने नहीं पढ़ा भी नहीं है, अटेम्प्ट तो नहीं पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा दिया नहीं है, दे दिया, हो गया, अभी दिया ना, चलो अल्लाह करे पास हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है ना। अच्छा अब देखें, हाँ, अच्छा जिसने एसबीआर नहीं पढ़ा ना, उसको मैं ये एडवाइस दूंगा, क्योंकि पता है क्या होता है, बाज दफा ऐसा होता है, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो स्किल्स के बाद जो है ना, और जो एक मिनट, किसको? अच्छा जी, होता ये कि बाज दफा जो है ना, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो F8 पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद ये चीज आ जाए, तो मैं ये चीज रेकमेंड करता हूँ कि SBR इज योर की फॉर पेपर ट्रिपल है, सही है। अच्छा, अब उसकी रीजन पता है क्या है? देखिए, आप लोगों ने सब ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सब बच्चों ने F8 पढ़ा हुआ था मुझसे, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, F8 लेवल पर, अगर आपको याद हो तो, हमारे पास जो अकाउंटिंग आती थी वो किस लेवल की आती थी? F3 लेवल की। इन योर पेपर ट्रिपल ए, इसके अंदर जो आपके पास अकाउंटिंग आएगी ना, वो आएगी F7 प्लस SBR लेवल की अकाउंटिंग। किसकी? SBR लेवल की। अब ऐसा नहीं जिस तरीके से F8 में मैं अपने तौर पे अकाउंटिंग को रिवाइज करवा देता था, यहाँ पर भी होगा, लेकिन अगेन पहले से ट्रिपल ए पढ़ाओ, इट इज मच मोर बेटर। ठीक है, मच मोर बेटर। तो अगर नहीं किया तो इट इज स्ट्रांगली रेकमेंड फर्स्ट SBR। ये सबसे पहली मेरी ये, वालेकुम अस्सलाम नियाज़ अली, सबसे पहली मेरी ये एक बात होती है हमेशा ट्रिपल ए की क्लास में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ SBR। ठीक है, एक तो बात ये है। अब हम लोग एक काम ये कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट हम लोग करते हैं विद द पेपर पैटर्न। ठीक है, और पेपर पैटर्न के बाद, वो कोई बात नहीं दे, वो तो मुझे पता है, देने के बाद तो सब भूल ही जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हो, बच्चा पेपर देके नहीं करता तो भूल जाता है। ये तो आप, ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद रेहान खालिद, वो तो खैर हो गई। ठीक है, ऐसे यार कोई भी, हाँ पेपर कौन सा था? ठीक है ना, अभी मेरे ख्याल में हम लोग पेपर ही डिस्कस कर रहे थे ना। नहीं, तेरा गलत है, तेरा सही है। वो रिजल्ट से पहले पहले तक 50 ले ही आओगे कहीं ना कहीं से। अच्छा जी, इंशाल्लाह। चले जी, अब बेटा सबसे पहला पॉइंट ये है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वो देखें, वो तो पहले ही जो है ना, वो ऐसी बात नहीं है कि रुकता है, ये कुछ भी नहीं है, वो नहीं रुकता। आप पास कर पढ़ोगे सही तरीके से तो हो जाएगा। अभी शुरू तो कर रहे थे, पेपर रुक गया यार पहले, तो शुरू तो करने दो यार। क्या नाम है, फरहान? फरहान भाई पहले स्टार्ट कर रहे दो। स्टार्ट, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, पेपर पहले रोक दिया। चल भाई खैर है, ऐसा तो ना करो कम से कम। चलो भाई, अब इधर आते हैं। सबसे पहले हम लोग यार पेपर के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। दिस इज योर ट्रिपल ए एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। देखो, इसमें आपके पास जो है ना, 3 टोटल ही सवाल आते हैं। कितना आते हैं? अच्छा, ये आपको पता, आप लोगों ने प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम तो दिए, मैं एक्सक्यूज मी, क्या दिए? मैं प्रोफेशनल लेवल के आपने एग्जाम्स तो दिए, तो इतना आपको पता है कि आपका जो प्रोफेशनल लेवल का जो पेपर होता है, उसमें हर एक इंफॉर्मेशन की अलग एग्जिबिट होती है, और हर एग्जिबिट की अलग विंडो होती है। मतलब इसके विंडो वैसी नहीं है जिस तरह आपके पास उसमें होती है, क्या कहते हैं, स्किल्स लेवल में।
तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको पेपर का फॉर्मेट बता दूं। पेपर का फॉर्मेट जो है वो आपके पास, इसमें 2 सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस है आपका पेपर फॉर्मेट में। वही पेपर कितने घंटे का है भाई? 3 घंटे और 15 मिनट। खैर 15 मिनट को तो मैं कंसीडर भी नहीं करता, वो वैसे ही गुजर जाते हैं यहाँ वहां देखने में, ठीक है। अच्छा, 2 सेक्शंस है आपके पास। जो पहला सेक्शन है उसमें आपको मिलेंगे एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिटेल केस स्टडी, ठीक है, डिटेल केस स्टडी। और वो एक क्वेश्चन आपके पास होगा कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स। सेक्शन ए में पहला सवाल, अच्छा, और कितने नंबर का होगा भाई वो? 50 नंबर का एक केस। ओके। सेकेंडली आपके पास सेक्शन बी में आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके पास कितने मार्क्स के होंगे भाई? 25। तो ये आपके पास कितने बन गए? 50। तो इसका मतलब आपके पास ये हो गए 100, ठीक है। पहला सवाल, यानी कि टोटल मिलाकर 3 सवाल है। 3 सवाल है यार, पेपर 2 पास करो, खत्म। अच्छा, अब इसमें क्या सिलसिला है? अच्छा, फिलहाल मैं अभी आपको कोई सिलेबस नहीं बता रहा, 5-7 मिनट के बाद बता दूंगा सिलेबस क्या है। पहले ना जरा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने ऑप्शनल में कोई एग्जाम दिया है? SBR SBL के अलावा कौन सा? AFM दिया है आप लोगों ने? किसी ने दिया है? नहीं। तो आप लोगों ने AFM में पढ़ा होगा प्रोफेशनल मार्क्स भी हैं, वो उसमें नहीं है। अब है SBL, हाँ SBL में भी है, हाँ SBL में भी है, सही है, SBL में भी है। तो वही जो 4 प्रोफेशनल मार्क्स है ना, वो यहाँ पर भी है। लेकिन अगेन उन चारों प्रोफेशनल का मार्क्स का तरीका डिफरेंट है। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, वो जाहिर है अभी पहली क्लास में तो अभी शेयर करने वाला वो नहीं है, वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। उसमें हर पेपर के हवाले से है कि AAA के अंदर प्रोफेशनल मार्क्स किन किन टॉपिक्स में और कैसे यूज होंगे, AFM में कैसे यूज होंगे, APM में कैसे यूज होंगे। आई बात समझ में? लेकिन जाहिर है हमने किस रेलिवेंसी से पढ़ना है, AAA के लिहाज से। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये नजर आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको जरा ये बताता चलूं कि सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि प्रोफेशनल मार्क्स जो है वो कहां पे और कितने मार्क्स के हैं, कितने नंबर का पेपर है। इस 100 में से आपके पास 80% जो है वो टेक्निकल है, और जो 20% है वो क्या है आपके पास? प्रोफेशनल मार्क्स। 20% आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स है। अच्छा, एग्जाम के 1 मिनट, बुक वगैरह तो आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं सर, हमने स्किल्स लेवल पे नहीं पढ़ी थी, प्रोफेशनल लेवल पे भी नहीं। खैर है, AAA में इट्स ओके, नहीं खुद भी नहीं, मैं खुद मना कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें नोट्स वगैरह की तो मैं आपको साथ साथ देता जाऊंगा, जाहिर है वो बुक को रेफर करके बनाए। AAA का जो एग्जाम है वो आपके पास 95% जो है, 95% एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब नॉलेज बेस्ड नहीं है। जैसे F8 में होता था कि एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। यार वो F8 F8 बाकी बच्चे है AAA के मुकाबले में, वो आप उसको एडवांस है, काफी ज्यादा एडवांस कह लो। उसकी रीजन पता है क्या है? कि आपको F8 में अंदाजा होता है MCQs हैं और नॉलेज बेस किस तरीके से आते हैं। यहाँ पर नहीं है नॉलेज बेस, मतलब बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, इसलिए मैंने 90 to 95% का है। बाकी आपके पास जो मेजोरिटी ऑफ द पेपर है 95% या ऑलमोस्ट 100%, वो क्या है? एप्लीकेशन। यानी कि अभी मैं आज ही इंशाल्लाह एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, हैंडआउट भी लेकर आऊं। वो टॉपिक इतना सा है लेकिन पेपर में 10 नंबर का है। और AAA की खास बात क्या है, मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अभी बना के दूंगा, आपका तकरीबन तकरीबन 50-60 नंबर का सवाल वहीं से आता है। रिक्वायरमेंट्स भी पहले से बता है, मैं नहीं कह रहा, सीरियसली मैं नहीं कह रहा। ये चीजें अगर आप लोगों ने देखी नहीं, मैं आपको जरा चीज चेक करा दूं। देखो ये जो है ना आपके पास, हमेशा सिलेबस जरूर पढ़ा करें। जैसे ये देखें, मैं अभी जरा स्क्रीन पे शेयर करता हूं, बच्चे देखेगा सारे। ये देखो एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दिस इज योर एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। नीचे का लिखा है सिलेबस एंड स्टडी गाइड, कहां से कहां तक? 2023 से लेके जून 24 तक, सही है।
अब इसके अंदर जब आप आगे बढ़ेंगे ना, नहीं नहीं, उसकी तरह कंपाइल एक साथ नहीं मिलेंगे, वो उसमें मैंने किए ही नहीं है नियाज अली, तो वो आपको हैंडआउट्स वाइज चीजें मिल जाएंगी सारी। अच्छा अब जरा देखिएगा, एक्सक्यूज मी, सवाल यार लोड पे चला गया, चलो खैर एनीवेज, यार ये एसीसी की जो वेबसाइट है, इसके अंदर आपके पास जो है ना वो सिलेबस गाइड मौजूद होती है, उसमें चीजें लिखी हुई होती हैं पहले दूसरे या दूसरे तीसरे सफे पे, पेपर फॉर्मेट एंड एग्जाम गाइड के क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से टॉपिक्स आते हैं, 3 में कौन से आते हैं, और उसमें जो लिखा हुआ होता है दैट इज द वे ना, आपके पास उसी तरीके से पेपर एग्जामिनेबल होता है। ये पता नहीं रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया, खैर अब मैं आपको वो बता देता हूँ, छोड़ दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट, सॉरी कितने मार्क्स हैं, 50, 50 में से 10 निकाल दो, क्यों, प्रोफेशनल मार्क्स कितने हैं, 20 है, 20 में 10 नंबर किधर टेस्ट करेगा वो, सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 5-5 नंबर, ये मैं लिखाता हूं सारी चीजें। अभी आप 50 नंबर में से 10 निकाल दो, कितने बचे, 40, 40 में से मैं आपको 30 नंबर की रिक्वायरमेंट पहले ही बता देता हूं, हमेशा आएगी पहली रिक्वायरमेंट, रिस्क निकालो, क्या निकालो, एफएड याद है, रिस्क और रिस्पॉन्स, इधर रिस्क और रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ रिस्क है, वही तकरीबन 20-22 नंबर का है, और 6-8 समटाइम्स 10, पता नहीं, मुझे नहीं पता, समटाइम्स 10, समटाइम्स 5, समटाइम्स 8 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, तो कितने हो गए आपके पास, ऑलमोस्ट अराउंड 30, कभी कभार ये दोनों रिक्वायरमेंट मिलके 35 नंबर भी बन जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की जो 2 रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि सब आपको रियलिटी पता है, आपको पास करना है ना पेपर, तो देखो 50 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, उस 50 में से आपको मैं 2 से 3 टॉपिक बता रहा हूं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिन्ड है, आएगा समझ में, यानी कि सॉलिड ग्रिप उस पर होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाता हूं। एक चीज है, देखो आप लोग या इस लेवल तक पहुंच गए हो ना, इसका मतलब आप बहुत सारे पेपर अटेम्प्ट कर चुके हो, दैट मीन्स आपके अंदर एबिलिटी है, आप कर सकते हैं। ट्रिपल ए में उन एबिलिटीज को मजीद पॉलिश अप करना है, और वो क्या है, थ्योरी ड्राफ्टिंग स्टाइल, थ्योरी की क्या, जहां आप समझ रहे हो 4 लाइंस लिखनी है, वहां 4 नहीं लिखनी है, 8 लिखनी है, क्योंकि जो 20% प्रोफेशनल मार्क्स है, ये कोई अलग से एग्जामिनेबल चीज नहीं है, ये किसमें इंक्लूडेड है भाई, सपोज मैं आपको एक रिक्वायरमेंट बोलता हूं कि राइट द प्रोसीजर्स, राइट द व्हाट, 6 नंबर, तो कितने प्रोसीजर लिखने, 6, उन 6 के अंदर ही क्या एडेड है आपके पास, प्रोफेशनल मार्क्स, मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा प्रोफेशनल मार्क्स किस हिसाब से। एनीवेज, सबसे पहला पॉइंट तो खवातीन हजरात आपके पास ये चीज मैंने बताई है, अब जरा इधर आ जाए और अपने पास वो लिखिएगा, एक हेडिंग दो सारे बच्चे, प्रोफेशनल स्किल्स। देखो अभी तक मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस नहीं किया है, थोड़ा टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा इसके पूरे इंट्रोडक्शन में, ताकि आप डायनामिक्स समझ सकें कि क्या चीज है। पहले तो जरा लिख दीजिएगा प्रोफेशनल स्किल्स, जो कि कितने परसेंट है आपके पास, 20% है, 20% है, ठीक है जी जी। प्रोफेशनल स्किल्स तो वही है, स्किल्स वही है, लेकिन जो है ना एप्लीकेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट है, एप्लीकेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट है। ये जो आपके पास सिलेबस नजर आ जाता है ना, ये देखें, सबसे पहले आप ये जरा चेक कीजिएगा, एग्जामिनेशन विल आल्सो फोकस ऑन द प्रोफेशनल स्किल्स एंड बिहेवियर्स, ये 4 स्किल्स कौन कौन सी हैं, कम्युनिकेशन, आप लोगों ने पहले कभी कम्युनिकेशन वाली चीज पढ़ी है, हाँ नहीं इसमें था ना, एएफएम वगैरह में ईमेल लिखनी होती थी, जो ईमेल का रिपोर्ट का लिखने का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के कितने नंबर है, 4 नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं, यानी कि मैं आपको 25 से 30 नंबर बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के, और 4 नंबर किसके बता रहा हूं, कम्युनिकेशन के, कितने हो गए आपके पास, ऑलमोस्ट 30-35 हो गए, आई बात समझ में, उन टॉपिक्स पे ग्रिप। और इसमें आपका एसबीआर टेस्ट होता है, क्या टेस्ट होता है,
SBR लेवल की अकाउंटिंग टेस्ट होती है इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जरा इसकी हवाले से जरा बता दूं बेटा। एक तो है आपके पास क्या, कम्युनिकेशन, लिखते जाए प्लीज साथ साथ, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट, और एक है आपके पास कमर्शियल एक्यूमेन। अब देखें, सबसे पहला पॉइंट, बिलीव मी, I cannot discuss in the very first class इन चारों के बारे में। पता है क्यों? मैं आपको अभी 5 मिनट में बता दूं चारों स्किल्स, लेकिन ट्रिपल ए के हर टॉपिक के ऊपर इसकी एप्लीकेशन अलग है। तो बल्कि अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता ही देता हूं, फिर जैसे जैसे जो टॉपिक आएगा ना मैं बताऊंगा, देखो भाई ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए कमर्शियल एक्यूमेन होना जरूरी है। तो आपने क्या सोच रखते हुए अपने आंसर को लिखना है। सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपसे बात कर लेता हूं, कम्युनिकेशन। व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन? सिंपल है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो आपको ईमेल आएगी ना, क्या आएगी, उसका आपको रिस्पॉन्ड देना है इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। और उस फॉर्मेट के कितने नंबर है? 4। वो खैर मैं अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दूं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब क्या? द फॉर्मेट। किस चीज का फॉर्मेट? उस ईमेल का। सेकंड, अच्छा इसमें मजीद लिखना नहीं है, इसका मैं आपको डिटेल डॉक्यूमेंट दूंगा, डिटेल, जिसमें सारी हवाले से बातें लिखेगी ट्रिपल ए में कैसे कैसे यूज होता है। वो मेरा बनाया हुआ नहीं, एससीसी ने खुद पब्लिश किया हुआ है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? अच्छा, कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज इवैल्यूएशन, व्हाट इज एनालिसिस? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूं और मुझे बताना कि व्हाट यू मीन बाय इवैल्यूएशन। सपोज देखो एग्जांपल मैं अकाउंटिंग की दूंगा ना, ज़ाहिर आपके सामने एक, मैं मैनेजमेंट में, यू पीपल आर द ऑडिटर, मैंने एक ट्रीटमेंट की हुई है उसकी IS 36 की, इंपेयरमेंट की। कैश जनरेटिंग यूनिट है, ध्यान से सुनना, क्या है? कैश जनरेटिंग यूनिट। लिखना मत प्लीज, छोड़ दें। देखो IS 36 इंपेयरमेंट, याद है ना? CGU, हाँ तो बोले याद है ना, ठीक है। अच्छा लेट्स से अज्यूम हुआ क्या कि मेरा पूरा का पूरा CGU इंपेयर था। क्या था? अज्यूम करो कि इंपेयरमेंट लॉस जो था वो 10,000 था। कितना था? 10,000। और इस 10,000 को मैंने एलोकेट कर दिया टू द, मैंने इसको 10,000 को एलोकेट किया है ऑन ऑल एसेट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। मुझे पता है मैंने सही किया गलत किया? गलत किया। अच्छा मैंने गलत किया है, तो तुम बताओ सही क्या होना चाहिए? अच्छा रिक्वायरमेंट पता है क्या है? गौर से सुनना है, दिस इज एग्जाम रिक्वायरमेंट। केस दिया है, वो लंबा चौड़ा पैराग्राफ बना के अकाउंटिंग दिया और आपको बोला है कमेंट ऑन इट। क्या बोला है? कमेंट ऑन इट। इधर आपकी कौन सी स्किल इस्तेमाल होगी? एनालिसिस। इसको मैं कनेक्ट करता हूं, आपने बचपन में पेपर F5 पढ़ा था, वो नहीं परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं? क्या इवैल्यूएट करते हैं? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एंड दिस इज द अकाउंटिंग इवैल्यूएशन। क्या चीज है? और इस तरह की आपके पास रिक्वायरमेंट्स आएंगी, जरा सुनते जाइएगा गौर से। देखिए हुआ ये है, आपको मैं ये स्किल समझाने लगा हूं, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। एनालिसिस का मतलब होता है गौर और फिक्र करना। आपने गौर से ये अकाउंटिंग देखी, आपने इवैल्यूएट किया, और इवैल्यूएट के बाद कंक्लूड जरूर करते हैं। क्या करते हैं? मिसाल, मुझे इतना बताओ IS 36 क्या कह रहा है कि कैश जनरेटिंग यूनिट की जो इंपेयरमेंट है वो डायरेक्ट एसिड पर देते हैं, अदर एसिड्स पर? पहले किस पर दी जाती है? सबसे पहले स्पेसिफिक एसिड, अगर आइडेंटिफाइएबल है तो, अज्यूमिंग है, फिर उसके बाद गुडविल, फिर कोई अगर इंपेयरमेंट लॉस बचता है तो वो किसको देते हैं? अदर एसिड्स को। यहां तक बात क्लियर है? आपने इसको आपने रीड किया, एनालाइज किया, आपने बोला यार नहीं हारिस समीप ने गलत किया, तो आप अपने आंसर में पता है क्या लिखोगे? इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब है होना क्या चाहिए, हुआ क्या,
और जो हुआ उसका इंपैक्ट जरूर बताना है। क्या बताना है? आप है कौन? ऑडिटर। और ऑडिटर इंपैक्ट किसके ऊपर लेकर आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आप इसका एफएस के ऊपर इंपैक्ट बताओगे। यानी कि when it comes to the word evaluation kind of a thing, you must have to write the accounting standards. क्या लिखने पड़ेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले तो आप कहानियां कराओगे भाई, ABC लिमिटेड का CGU इंपेयर हुआ है वगैरह वगैरह, IAS 36 बताया। फिर आपने इसको बताना है IAS 36 की इंपेयरमेंट की वो चीजें। यार एन एसेट इज सेड टू बी इंपेयर्ड अगर उसकी कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट, पूरी चीजें CGU तमाम चीजें। हाँ या ना? हो गया। फिर तुमने बोला दिस शुड बी, फिर आपने बोलना है बट यहां पर इंपेयरमेंट जो है वो डायरेक्टली इसने किसको एलोकेट कर दिया है? अदर एसेट्स को। किसको एलोकेट नहीं किया है? चलो स्पेसिफिक एसेट छोड़ दो, किसको एलोकेट नहीं किया? इट सिंपल राइट नाउ, गुडविल को नहीं किया। एज अ रिजल्ट अदर एसेट्स जो है वो अंडर स्टेट हो गए हैं और गुडविल ओवर स्टेट। वो जितनी भी अमाउंट केस में दिए, फिर आप कैलकुलेटर यूज करते हो अमाउंट, ये कहलाती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब पता है क्या है? कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में चीजों को एक एक बारीकी के साथ चीजें लिखते हुए, what you are supposed to write, you are supposed to write what should be, and what should be means an accounting treatment. क्या चीज है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, उसमें ये होगा, मैं आप लोग को एक डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, तकरीबन 59-60 पेजेस का कुछ है, जिसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समरी है। किसकी समरी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। और वो पता है किधर से आई है? SBR की वो जो नहीं होती है, वो BPB की वर्क बुक या जो गाइड, जिसमें एंड में पूरे चार्ट बने हुए होते हैं, चार्ट बने, वो सारे एक बच्चे ने अच्छे से कंपाइल किए हुए थे, वो एक ही डॉक्यूमेंट में है। अच्छे हैं, साथ साथ हम उसको भी रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो ये कहलाता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मींस होना क्या चाहिए, हुआ क्या, और जो हुआ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट नहीं लिखोगे, नंबर आपके जितने भी है वो थोड़े से डिडक्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना? अच्छा, दैट इज द थिंग। अब आप आ जाए। अच्छा, ये तो मैं यकीन करें कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ मैं आपको ग्लिम्स बता रहा हूँ। ये चीजें काफी डिटेल है, क्योंकि इसके कितने नंबर है यार? 20 नंबर है इसके क्यूमुलेटिवली। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा जरा। जी जी बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये क्या लिखा हुआ है? स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट। यार ये तो लिखा हो या ना लिखा हो, ऑडिटर का कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए हमेशा? स्केप्टिसिज्म एंड व्हाट? जजमेंट। खैर ये तो वैसे ही एफेट में हम यही चीज यूज कर आ रहे होते हैं कि जजमेंट क्या चीज है, तमाम चीजें। अब आ जाए ये क्या लिखा है? कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? सिंपल, थिंक लाइक कारोबारी आदमी, काम धंधे वाले आदमी। आपका अपना बिजनेस है, और मैं आपको तो 2-3 टॉपिक्स में यूज होता है। एक टॉपिक जो भी मैं भी थोड़ी देर में भी नमाज के बाद जो स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कमर्शियल एक्यूमेन नहीं यूज होगा। एक टॉपिक है ड्यू डिलिजेंस, वहां इस्तेमाल होता है। खैर वो भी आपको पता नहीं किया, तो मैं उसमें जरा बात अभी नहीं करा, थोड़ी देर के बाद बात करूंगा उसमें। देखिए, कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब होता है टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। एक अच्छा बिजनेसमैन उसको बोला जाता है कि जो कारोबारी हालात का जायजा ले, प्रेजेंट को एनालाइज करें और फ्यूचर को थोड़ा सा एस्टिमेट करें। किसको एस्टिमेट करें? फ्यूचर को एस्टिमेट। एक अच्छा बिजनेसमैन पता है कौन होगा? जैसे देखो ना, बारिश होने वाली है, छतरी की वो ना, अम्ब्रेला छतरी की एडवर्टीजमेंट लगा देगा। क्यों? वो किस चीज को कंसीडर कर रहा है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। वो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, आई एम श्योर, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड थ्रेट। अच्छा बिजनेसमैन में जो अपॉर्चुनिटीज को अवेल करे और थ्रेट को किसमें कन्वर्ट करे? अपॉर्चुनिटीज के अंदर। खैर इसका ट्रिपल ए में क्या काम है? अगेन जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं आपको चीजें बता दूंगा। यहां तक समझ में आता है? अब हाँ, कमर्शियल एक्यूमेन इज अ बिजनेस एक्यूमेन, मतलब बिजनेस सेंस। हाँ, बिजनेस सेंस रखना, मतलब कमर्शियल कारोबारी एसेट्स। अब सबसे पहले इन प्रोफेशनल स्किल्स का हम लोग प्लेसमेंट देख रहे हैं कि कौन सी एरिया में कितने परसेंट एग्जामिन होगा। देखें, ये जो भी प्रोफेशनल एग्जाम्स है ना, इसको आप बहुत टेक्निक से पढ़ोगे ना, सीरियसली इट इज कंपैरेटिवली, मतलब थोड़ा सा मैं आसान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली अटेनेबल है टू पास आउट दिस। ठीक है, अब जरा गौर से सुने। देखो भाई, अब इसकी जरा हम वो देख लेते हैं, प्लेसमेंट कौन सी जगह कहां पर होती है। यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं नोट करके कि इन क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स है? पार्ट ए बी सी डी करके 50 नंबर। इसके अंदर आपके पास 10 प्रोफेशनल मार्क्स है। कितने मार्क्स है भाई? 10 प्रोफेशनल। इसका भी जरा ब्रेकडाउन सुन लें। कम्युनिकेशन, रेस्ट ऑफ अदर 3। ठीक है जी, कौन कौन से जरा बताना, रेस्ट ऑफ अदर 3? एक्यूमेन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और जजमेंट और स्केप्टिसिज्म। ठीक है, इस 10 में से कम्युनिकेशन के आपके पास कितने मार्क्स होंगे? 4 मार्क्स। और रेस्ट ऑफ अदर 3 के 6 मार्क्स। ये जरा प्लीज नोटिफाई जरूर कीजिएगा। यानी कि भाई 1 मिनट, 50 में से 10 नंबर किसके हैं? प्रोफेशनल। और उस 10 में से 4 किसके हैं? बकाया अच्छे, अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होंगे। अब एक बात यह है कि ये सेपरेटली एग्जामिनेबल रिक्वायरमेंट नहीं है खवातीनो हजरात, ये आपके आंसर में ही क्या है? एम्बेडेड है, आंसर में एम्बेडेड है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इस कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ ईमेल रिस्पॉन्डिंग। ये जरा जरूर लिखिएगा, फॉर्मेट ऑफ ईमेल रिस्पॉन्डिंग, दैट वर्ड 4 मार्क्स। ठीक है, और बाकी 6 यार मैं उसको कुछ नहीं कह सकता कि कौन सी रिक्वायरमेंट में किस तरीके से आ जाए। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास क्या होगा इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कम्युनिकेशन नहीं आएगी। बस कम्युनिकेशन सिर्फ कहां पर एग्जामिन होगी? क्वेश्चन 1 में, वो भी 4 नंबर के लिए जो तय है। सही है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी कम्युनिकेशन नहीं आएगी। कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर एग्जामिनेबल होगी? क्वेश्चन नंबर 1 में, वो भी ईमेल के फॉर्मेट में। है नाउ, इसमें आपके पास क्या है? रेस्ट ऑफ अदर 3 स्किल्स 5 नंबर। इधर भी आपके पास है रेस्ट ऑफ अदर 3 स्किल्स 5 नंबर। मैं यहां पे जरा मेन पे ही लिख देता हूं, एक्सेप्ट फॉर कम्युनिकेशन 5 नंबर। तो इस तरह आपके पास जो है 20 नंबर एग्जामिनेबल हो रहे हैं प्रोफेशनल। मतलब यू शुड नो इट। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 की मिसाल देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, अज्यूम उसके 3 पार्ट्स है, पार्ट ए बी सी। तो उन ए बी सी में कितने नंबर प्रोफेशनल के? कितनी रिक्वायरमेंट्स में? तीनों रिक्वायरमेंट्स में। हो सकता है रिक्वायरमेंट ए में 2 नंबर के लिए प्रोफेशनल मार्क्स हो, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में 2 नंबर के लिए, उसमें 1 नंबर के लिए। वो मुझे नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता। वो तो रिक्वायरमेंट जब केस आएगा तो आपको उसका एक आइडिया लगाना पड़ेगा। इसको सबसे पहले नोटिस कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। रैन खाली वो मैं बताता हूँ उसमें ना कि किस तरीके से आते हैं। तो उसमें जो है वो बताता हूँ विद द पैसेज ऑफ क्वेश्चन। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल हमने चीजों को समझना है इसमें। लिख लिया आपने? उसने उन्होंने लिख लिया आपने?
हाँ एक्सक्यूज मी यार, ये जो मेरे नोट्स हैं और ये तमाम चीजें जो मैं कुछ आंसर्स टाइप कर रहा हूँ, जो भी चीजें लिख रहा हूँ, ये मैं आपको ड्राइव पे दे दूंगा, मसला नहीं है। नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करेगा अनिश, अभी तक हमने सीखा ही नहीं टॉपिक, से हमें पता ही नहीं है क्या चीज है, तो हम क्या नहीं सकते। अच्छा, इन सारे प्रोफेशनल मार्क्स की मैं आपको एक छोटी सी वो दूं एग्जाम्पल, और वो है क्लैरिटी ऑफ द वर्ड्स। क्या चीज है आपके पास? क्लैरिटी ऑफ द वर्ड्स। और इन तमाम प्रोफेशनल मार्क्स को अगर मैं कुछ चंद लाइनों में समेटने की कोशिश करूं, देखिए कम्युनिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इसका क्या है आपके पास, लेकिन फॉर्मेट के साथ साथ भी अंदर क्या लिखना है, जो अल्फाज क्या यूज होने चाहिए, हेडिंग्स आपको डाल के काम करनी है, बगैर हेडिंग के काम नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये सब किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? प्रोफेशनल। और एक चीज है, यूज द क्लैरिटी ऑफ द आंसर। क्लैरिटी ऑफ द आंसर का मतलब ये है कि आपने टेक्निकल जार्गन्स यूज करने। क्या यूज करने? मैं कुछ एग्जांपल से बात करता हूं एंड देन आपको वो चीज समझ आएगी कि किस तरीके से ये प्रोफेशनल मार्क्स इसमें गेम किए जा सकते हैं। एग्जांपल, कॉपी मत करना इसको, प्लीज डोंट कॉपी, क्योंकि मैं रफली लिख रहा हूं, सब मिटाने वाली चीज है, कुछ कॉपी नहीं होगा भाई। आपके पास कॉस्ट है 20 और आपके पास एनआरवीए 11, इन्वेंट्री किस पर रिकॉर्ड होगी? अब मैं ये बोलूं कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट $11, सही है? गलत थोड़ी है। लेकिन ज्यादा अच्छा पता है क्या है? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट, इन्वेंट्री शुड बी व्हाट, पता है क्या है? एक टॉपिक है, इफ यू पीपल रिमेंबर, धुंधला धुंधला सही, उसका भी हैंडआउट मैंने आज ही कॉपी करा लिया, दे देता हूँ, एक दो दिन बाद ही होगा वो। असर्शंस, असर्शंस याद है? एसी से कवर भी कभी मैंने पढ़ाया था उसमें। अच्छा भाई, मुझे छोटी सी बात ये बताओ, असर्शन में एक असर्शन है वैल्यूएशन। असर्शन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो मैं ये बोलूं इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, सही है? गलत थोड़ी है, बात तो वही है ना। लेकिन अगर आप इसको क्या बोल दोगे, वैल्यूड एट, क्योंकि आईएएस की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, उसके ऊपर आपने बात करनी है। मैंने आईएफआरएस 5 लगाना है, क्या ये हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो अब उसकी सारे क्राइटेरियाज मीट हो गए। अच्छा, वो मैं रिवाइज कराऊंगा इसकी सारी पांचों कंडीशन और तमाम चीजें। तो आप इसको ये बोलना, एनसीए शुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि एक चीज एनसीए से उठ के किधर आ गई है, तो उसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई है ना, है ना समझ में? तो आपको लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है? जो आईएएस की लैंग्वेज है। सिमिलरली जब आप ऑडिट लिखने जाओगे, प्रोसीजर्स, तो उसके लिए लैंग्वेज किसकी यूज करोगे? जो आइजाज की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? आइजाज की लैंग्वेज है। आई बात समझ में? सही प्रोसीजर, सही रिस्क असेसमेंट, सही इंपैक्ट, क्लैरिटी ऑफ योर प्रोफेशनल जार्गन्स के लगे कि ये जो रिपोर्ट लिख रहा है ये AAA का लेवल का ऑडिटर लिख रहा है, F1 लेवल का ऑडिटर नहीं लिख रहा है। आई बात समझ में? उसमें आपके पास नंबर जो है ना वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। खैर एनीवेज, विद द पैसेज ऑफ, अभी नहीं, विद द पैसेज ऑफ क्वेश्चंस एंड द रिक्वायरमेंट्स, मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी चीजें क्या है। अच्छा, अब एक काम ये करें, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक सिलेबस डिस्कस नहीं किया, अभी तक नहीं किया, 5 मिनट के बाद नोट करें जरा। और हर पेपर में, इन एवरी पेपर, whether it is SBR, whether it is SBL, whether it is PM, TX, FR, AA, FM, AAA, कोई भी पेपर है, पहले तो जरा आप ये समझे आप है कौन, मतलब आपका रोल क्या है, व्हाट्स योर रोल, वो ही नहीं पता होता ना। सर हमारा रोल है 50 दिलवा दो, पास करा दो, तो भाई नहीं यार, थोड़ा सा इसको आपने ये चीजें समझनी है। उसकी रीजन है, पता है? यहां पर जो है ना, F8 में क्या होता था, मैं आपको जरा पहले डिस्टिंग्विशिंग थिंग बता दूं, उसमें ये होता था, आपको बोला जा रहा है प्रोसीजर लगाओ, क्या लगाओ? सब्सेंटिव आते थे ना F8 में, कितने मार्क्स के आते थे? ऑलमोस्ट 20, 25, समटाइम्स 30 नंबर। इधर पता क्या है, ऑडिट फर्म में अब आप प्रोसीजर लगाने वाले शख्स नहीं हो। मैं हारिस ऑडिट फर्म में जूनियर हूं और आप स्टूडेंट्स मेरे सीनियर हो। आप प्रोसीजर नहीं लगाओगे, प्रोसीजर मैं लगाऊंगा। आप मेरे लगाए हुए प्रोसीजर को इवेल्युएट करोगे। क्या करोगे?
मिसाल, मैं हारिस ऑडिट फर्म में जूनियर, सपोज ये एक पीस ऑफ पेपर है, इस पे मैंने सारे प्रोसीजर लगा दिए, आपकी खिदमत में ये पेपर आया, आपने ऐसे देखना है, आपने बोला हारिस यार तूने ये प्रोसीजर सही नहीं लगाया, जब दोबारा लगा के आओ, यानी कि यू आर नॉट द वन टू अप्लाई द प्रोसीजर, यू आर द वन इवेल्युएट द प्रोसीजर। F8 में फोकस किस पर होता था? इधर। हाँ, लेकिन प्रोसीजर का क्वेश्चन आता है 5-6 नंबर का, अब हम लोग सोचते 5-6 नंबर के सब्सटेंटिव, भाई 5-6 नंबर के सब्सटेंटिव है, 15-16 नंबर की इवेल्युएशन है, क्या है? यानी कि यू हैव टू थिंक लाइक अनदर वे, प्रोसीजर लगाना नहीं है, प्रोसीजर्स को क्या करना है? एक सेकेंड, कैन यू टेल मी विच स्किल विल बी यूज्ड व्हेन यू विल बी इवैल्यूएटिंग द प्रोसीजर्स? नहीं, ये दोनों। ऑडिटर हो भाई, सीनियर ऑडिटर, एक ऑडिटर की नस नस में सबसे पहले तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, थोड़ा क्रिटिकल होके तो सोचना तुमने है, और साथ ही साथ कौन सी स्किल चाहिए? और इस तरह के सवालात की वेटेज 15-20 समटाइम्स 25 नंबर तक है। रिक्वायरमेंट्स पता है कैसी होती हैं? केस दिया है, ठीक है, और आपको बोला यार बच्चे ने प्रोसीजर लगाए, सबूत इकट्ठा करके आपकी जो है ना वर्किंग पेपर फाइल में लेकर आ गया, याद है ना वर्किंग पेपर? वर्किंग पेपर फाइल खोलो और इवेल्युएट करो क्या प्रोसीजर्स हैं, और जहां आपको 19-20 नजर आता है, अपने जूनियर को बोलो कि प्रोसीजर लगा, यानी कि आपको दो एंगल से सोचना है, पता है, यू विल बी इवैल्यूएटिंग, आप बोलो कि यार ये प्रोसीजर सही है, ये गलत है, फर्दर ये प्रोसीजर लगा कर रहो, आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका जो किरदार है ऑडिट फर्म में, वो जूनियर का नहीं है, किसका है? सीनियर का है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं योर रोल, उसके बाद फिर हम लोग नमाज पढ़ के आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रिपल ए के सिलेबस और चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, योर रोल इन ट्रिपल ए। ट्रिपल ए के अंदर आपका किरदार क्या है? अच्छा, आपका जो रोल है ना, वो दो किस्म के आपके किरदार होंगे ट्रिपल ए के अंदर। यू पीपल विल बी हैविंग टू रोल्स, या तो मिस्टर ए, या तो, बल्कि एक काम नहीं, दोनों रोल्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में वैसा सवाल भी आता है, तो आपके दोनों जो है ना वो रोल्स हैं, वो ये है, यू विल बी एक्टिंग लाइक ऑडिट मैनेजर, you will be acting like क्वालिटी रिव्यू पार्टनर। अब सर ये कौन है? हाँ, EQCR, शायद आपने F8 में थोड़ा बहुत याद होगा, वो होता है ना कि क्वालिटी पार्टनर होता है EQCR, अटेंडेंस भर के पीछे, EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये क्या चीज है? देखिए सबसे पहला पॉइंट, इसके बाद हम लोग मैं आपको बस ये जरा थोड़ा सा फर्म की हायरार्की बता के नमाज पढ़ के आके उसके बाद सिलेबस के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। वेट, देखिए ये एक आपके पास ऑडिट फर्म है, मैं KPMG की मिसाल नहीं दे रहा, EY की मिसाल नहीं दे रहा, किसी पर्टिकुलर फर्म की एग्जांपल नहीं, एक जनरल हायरार्की है। किसकी हायरार्की है ये? ऑडिट फर्म की हायरार्की। बहुत ज्यादा अटेंशन से सुनना। एक होता है ये, पहले एक काम करें, पहले मुझे लिखने दे ताकि आप अकॉर्डिंगली स्पेसिंग के हिसाब से लिख लीजिएगा। बेटा एक होता है ऑडिट जूनियर, इसको आप ये भी बोलोगे, कौन? ये वो नया बच्चा जो फर्म में जा रहे हैं, फिर ये नया बच्चा साल के बाद हो जाएगा ऑडिट, फिर और ऊपर जाते हैं, एक साहब मिलते हैं ऑडिट सुपरवाइजर, कौन? फिर एक और ऊपर जाते हैं, ये कौन है? ये कौन है? ये आप हो, सही है, यू आर ऑडिट मैनेजर। फिर और ऊपर जाते हैं, कौन है? ये ऑडिट पार्टनर जो है ना, ये देता है क्या? ओपिनियन। तो आप इस वक्त, पता है इंट्रोडक्शन में लिखा होगा, यू आर द ऑडिट मैनेजर, यू आर
F8 में, इधर यहाँ पे आप लोग F8 में होते थे। अब कोई सवाल याद है या नहीं पता नहीं आप लोगों को। शुरू में लिखा होता है यू आर अ ऑडिट सुपरवाइजर, यू आर अ ऑडिट सीनियर, ऐसा कुछ। उधर मैनेजर सैनेजर नहीं है, इधर हम लोग कौन है? मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? तो मैनेज करता है। वेट करना, एक्सक्यूज मी, मैनेजर काम करता नहीं है, काम करवाता है। यानी कि आपका कैरेक्टर इस ट्रिपल ए एग्जाम में किसका है? वर्कर का नहीं है, किसका है? यू आर ऑडिट मैनेजर। और मैं हारिस सनीफ, नया बच्चा आया फर्म में, आपने मुझे गाइड किया, आपने बोला हारिस भाई जरा जाएं, ये प्रोसीजर लगाकर आए, मुझे आपने समझाना है। लहजा होता है ना, टोन ऑफ योर आंसर शुड नॉट बी दैट यू आर वर्किंग, द टोन ऑफ योर आंसर शुड बी ऑफ योर मैनेजर। उस अंदाज में आपके अल्फाज होने चाहिए। खैर एनीवेज, दोबारा से आपने मुझे बोला हारिस भाई ये प्रोसीजर आप लगा कर आओ, मैं लगा कर आ गया। अब आपका काम क्या होगा? इवैल्यूएट करना। यानी कि आप इन लोगों के काम को क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे। और यार ये जो है ना क्वालिटी रिव्यू पार्टनर, एक्सक्यूज मी, ये किसको रिव्यू करता है? जो क्वालिटी रिव्यू पार्टनर होता है, ओवरऑल ऑडिट फर्म की क्वालिटी को किसको रिव्यू करता है? ओवरऑल। और एक और चीज मैं यहां पर आपको नोट करके एक और चीज बता दूं कि जो आपका क्वालिटी रिव्यू पार्टनर है, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, कौन सा पार्टनर है जी? ये ओपिनियन नहीं देता है, एक्सक्यूज मी, ये किस चीज को रिव्यू कर रहा है जरा बताइएगा प्लीज? क्वालिटी। कैन यू पीपल टेल मी द क्वालिटी? मैं आपसे कहता हूं यार ये फोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक मिनट वेट कर जाए, एक्सक्यूज मी, जस्ट एक मिनट, इसके बाद मैं एंड करता हूँ, वो ब्रेक लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ इस फोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब इसका कैमरा अच्छा है, इसकी हार्ड ड्राइव सही है, जो भी इसकी स्टोरेज है, रैम रोम सब अच्छा है, इसका बैटरी टाइम अच्छा है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वालिटी अच्छी है, सो मैं आपके घर में कार है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, दैट मीन्स फ्यूल एवरेज अच्छा दे रही है, उसका एसी अच्छा चल रहा है, उसके इंजन विंजन का कोई काम नहीं, ये चीज है। अगर मैं आपसे बोलता हूं यू आर अ ऑडिट फर्म, यू आर अ, लेकिन इस वक्त आपको बोला जा रहा है बेटा ऑडिट क्वालिटी को रिव्यू करो, किसको? तो आप एक एंगल नहीं देख रहे, मल्टीपल एंगल्स देख रहे हो, आप क्वालिटी ऑफ द ऑडिट रिव्यू कर रहे हो। जबकि इस ऑडिट मैनेजर का काम क्या है? किसको इवैल्यूएट करना? इनके टीम के काम को। क्वालिटी रिव्यू में पता है क्या है? इफ आई एम सेइंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, कैन यू पीपल प्लीज मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट? मैं आप कह रहा हूं ऑडिट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, मतलब प्रोसीजर अच्छे लगाए, मतलब कोई एथिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, मतलब तुमने सैंपल सही लिया, मतलब 3 दिन के काम को तुमने 2 दिन में लपेटा नहीं है, 4 दिन लगाए, मतलब 6 नहीं 10 एविडेंस इकट्ठा किए, मतलब सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा किए, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था लेकिन उस भाई ने सेफगार्ड लगा के ऑडिट को बड़ा जबरदस्त तरीके से मैनेज किया। तो व्हेन यू आर सपोज टू इवेल्युएट द क्वालिटी, तो वो एक एंगल नहीं होगा, क्या होगा? अरे मल्टी पूरा ऑडिट होगा। आई बात समझ में? तो हमारे इस पेपर में आपका रोल, आपका माइंडसेट बच्चों वाला नहीं है। कौन सा माइंडसेट होगा? बड़ों वाला। यू आर रिव्यूइंग द क्वालिटी। सो अगर मैं आपसे बोलूं, वैसे तो एक बात को बात बताऊं यार भाई, क्वालिटी के ऊपर तो अलग से आइजा है, आइजा 220 है, ISQM1 है, ISQM2 है, मतलब क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है। क्या है? क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स। वो जाहिर है अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है स्टैंडर्ड का भी, मैं इस वक्त क्या बताऊं। तो भाई ऑडिट, क्वालिटी ऑफ ऑडिट, लाइक अगर मैं आपके सामने थोड़ी सी मिसाल बोल दूं कि बेटा आपके पास एथिकल थ्रेट और क्या सेफगार्ड, लाइक आपके पास प्रोसीजर्स, लाइक आपके पास एविडेंस, लाइक आपके पास सैंपलिंग, लाइक आपके पास, एक छोटा सा सवाल करूं, अगर एक्सक्यूज मी, अगर रिस्क ज्यादा है, रिस्क बात कर सकता हूं ना, रिस्क इतना तो पता है फेट में, लेकिन पढ़ाऊंगा बच्चों वाले तरीके से बिल्कुल जीरो से। रिस्क ज्यादा तो मटीरियलिटी क्या करते हैं? कम कर देते हैं। अच्छा मैंने पता है क्या किया, रिस्क ज्यादा था मैंने मटीरियलिटी कम ही नहीं की। आप मुझे बोलोगे हारिस भाई आपने कैसा क्वालिटी ऑडिट किया यार? यानी कि क्वालिटी ऑडिट में मटीरियलिटी भी फॉल करेगी। आई बात समझ में? इन शॉर्ट वर्ड्स पूरा ऑडिट को एनालाइज कर लो। किसका एनालाइज कर रहे हो?
फिर मैंने 10 टॉपिक्स के नाम लिख दिए। तो यार मटीरियलिटी, अच्छा फिर एक और चीज, वेट करना इधर, हम इधर एक्सक्यूज मी, 1 मिनट वेट। आप बच्चे क्वालिटी पार्टनर हो, कौन हो क्वालिटी पार्टनर? मैं ऑडिट के लिए टीम लेके गया, पेट्रोलियम कंपनी के ऑडिट पे जा रहे हैं, किसकी? पेट्रोलियम। अब उसमें ऑयल होता है, ऑयल की मेजरमेंट करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं फिजिकल यूनिट्स है तो मेजरमेंट कैसे करोगे? गिनती कर लोगे ना, 1 2 3 4। ऑयल की मेजरमेंट कैसे होती है? अगर मैं आपको बोलूं ये रूम है, रूम नंबर G1, इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, पूरा छत तक, कितने लीटर ऑयल है, कैसे चेक करोगे? अब डुबकी तो नहीं लगाएंगे हम उसके अंदर, ठीक है ना। उसका एक अलग तरीका होता है, जैसे गाड़ी का ऑयल चेक करते गेज लगाते हैं ना, तो इस तरह एक एल्गोरिथम, पूरी मैथमेटिकल उसकी बुक होती है। उसमें क्या होता है कि इस रूम की हाइट, लंबाई, चौड़ाई, विड्थ कितनी है, एक गेज डिप करेंगे, अंदाजा होगा, फिर मैथ्स का फॉर्मूला लगेगा तो अंदाजा होगा कितना है। अब ध्यान से सुनना, आप जा रहे हो भाई पेट्रोलियम कंपनी का ऑडिट करने, मैं जा रहा हूं, और मैं सारे वो लड़के लेके गया जिन्होंने आज तक पेट्रोलियम कंपनी का ऑडिट नहीं किया, तो क्या मेरी टीम एक्सपर्ट थी? आप कौन हो? क्वालिटी पार्टनर हो, कौन हो? अब अगर कैसे बंदे लेकर जा रहे हो, ये भी किसका हिस्सा है? टीम, प्रोसीजर, टीम, टाइम, सैंपल, रिस्क, मटीरियलिटी, एथिकल थ्रेड्स, प्रोसीजर, ये सब चीजें किसमें फॉल कर जाएंगी? यानी कि यू हैव टू टॉक ऑन वेरियस थिंग्स, यू हैव टू टॉक ऑन। मैं यार एटीसी लिख के इसको फिनिश कर रहा हूं, आई बात समझ में? तो आप अपना जरा रोल समझिएगा इन योर ट्रिपल ए एग्जाम, इन योर। अच्छा, आप ओपिनियन देने वाले पार्टनर नहीं हो, या तो आप कौन होगे? या तो मैनेजर। अच्छा, इन दोनों का काम क्या है? क्वालिटी रिव्यूअर का काम क्या है? प्रोसीजर लगाना, हुए वे काम को इवैल्यूएट करना। मैनेजर का काम क्या है? हुए वे काम करवाना, गाइडेंस देना, और प्रोसीजर्स को चेक कराना। इस पूरी ट्रिपल ए की जर्नी में यू विल बी लाइक दिस थिंग, ठीक है? इसको जल्दी से कॉपी कीजिएगा। हाँ जी, अरसलान एक स्टूडेंट ने लिखा है, इन शॉर्ट वर्ड्स पता है क्या है? ये दोनों बंदे, मैनेजर और क्वालिटी रिव्यूअर, वर्किंग पेपर को चेक कर रहे हैं। किसको चेक करें? वर्किंग पेपर्स को चेक कर रहे हैं। इसको जरा प्लीज कॉपी कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? नहीं, देखो, जब आपको इवैल्यूएट करना ना, तो आप मुझे यही बोलोगे, सर सरारिस आपको ये सैंपल लेना चाहिए था, आपने ये सैंपल लिया है, तो मजा नहीं आ रहा ऑडिट में। जब ऑडिट कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑर्डर करेगा कि सैंपल टेस्ट क्या होना चाहिए, पर जब इवैल्यूएट करेंगे तो ये रिव्यू पार्टनर है बोलेगा ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है। और एक बड़ा फेवरेट सवाल है मेरा, 12 13 नंबर का है, उसने जो है ना ये लंबी चौड़ी पूरे 1 1.5 सफ़े का सीन बनाया है, और आपको बोला क्वालिटी पार्टनर है, वो रिक्वायरमेंट थी इवैल्यूएट द ऑडिट, ऑडिट की क्वालिटी, 12 13 नंबर का। अंदर पता है क्या था? सैम्पलिंग, वर्किंग पेपर, मटीरियलिटी, प्रोसी, सारी चीजें, यानी एक एक लाइन के ऊपर एक एक आयजा। यानी कि क्वालिटी रिव्यूअर ये चेक कर रहा है कि मैंने आइजाज फॉलो करे या नहीं, किसको फॉलो किया या नहीं, आइजाज फॉलो करे या नहीं। सो दिस इज द थिंग, सो यू हैव टू थिंक एट अपर लेवल। सिलेबस अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? पेपर फॉर्मेट्स, 4 प्रोफेशनल स्किल्स और उसकी मार्क्स एलोकेशन, आपका ऑडिट फर्म में रोल जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम नमाज पढ़ के आएंगे और फिर उसके बाद सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसको पहले कॉपी कर लें। अच्छा, ये अटेंडेंस शीट आपके पास सही होगी, जरा प्लीज उसको फिलअप कर दें। नाम नंबर जरूर लिख दीजिएगा, नाम और नंबर। साइन वाइन छोड़ दो यार, वो तो हम कर लेंगे। नाम और नंबर जरूर लिख दीजिएगा सारे बच्चे। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे, आप लोग की जो अटेंडेंस या कुछ भी है, जो भी जिस तरीके से आप आज ज्वाइन आप लोगों ने किया है, उसी तरीके से आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो होगा। ऑनलाइन बच्चे जरा बताना, आप लोग के पास है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक?
आप नहीं, वो पता है सर, फहीम ने अभी बनाया था, वो इन लोग को दिया था, मैं दे देता हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह तो है ना, बस सही है, बाकी वो आ जाएंगे, ठीक है। हाँ साक्षी वो कम्युनिटी वाला है, वो पता नहीं, बहरहाल जो भी है किसी ना किसी ग्रुप में तो होंगे, वो इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्लास, ठीक है। जी लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया। चले जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी नमाज ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग इसको 8 बजे तक रिज्यूम करते हैं, ठीक है। बस आप बच्चे जो है ना वो डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा। नमाज पढ़ने के बाद 8 बजे मैं इसको रिज्यूम करता हूँ, डिस्कनेक्ट नहीं करना। इसके बाद मैं सिलेबस और तमाम चीजें डिस्कस आगे करूंगा। अच्छा ऑनलाइन बच्चे, यू ऑल आर हियर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू ऑल आर हियर, आई एम अज्यूमिंग। चले जी, अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, लेट्स नाउ रिज्यूम। अब सबसे पहले देखें, मैंने आपको ये चीज बताई कि व्हाट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल, योर रोल इन योर ऑडिट फर्म, क्वेश्चन और ये तमाम प्रोफेशनल मार्क्स। अब हमारे पूरे सिलेबस को डिस्कस करने और सिलेबस के साथ जो एग्जामिनेबल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जो कि आएगी ही आएगी, ठीक है, जो कि आएगी, ये नहीं कि आ सकती हैं, आएंगी, मतलब कंफर्म है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। देखें, सबसे पहला पॉइंट तो अपने पास एक हेडिंग लिख लीजिएगा, ट्रिपल ए सिलेबस। अच्छा देखिए, एक्सक्यूज मी, सबसे पहला पॉइंट जो ये है, जो आपके पास ट्रिपल ए का सिलेबस है, उसके जो सेक्शंस हैं, जो एरियाज हैं, मैं चैप्टर नहीं बता रहा, चैप्टर तो बीपीपी और कैप्लन के हिसाब से आपके पास डिफरेंट होंगे, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कौन कौन से हमारे पास मेजरली मेन एरियाज हैं, और उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, फिर हर टॉपिक की थ्योरी मैं आपको बताते जाऊंगा, और साथ साथ इंशाल्लाह ताला उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अच्छा अब आते हैं बेटा, एक्सक्यूज मी, इसके ऊपर जरा मैं आपको बताता चलूं कि ठीक है, सिलेबस एरिया। देखिए आपका जो सिलेबस है ऑफ योर ट्रिपल एग्जाम, उसमें सेक्शन ए बी सी डी करके आपके पास है। तो जो आपके पास एरिया ए है, वो है आपके पास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। सबसे पहला पॉइंट ये काम करें, इसके एरियाज को हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपके साथ जो है ना इसको स्लोली स्लोली डिस्कस करूंगा इन एरियाज को, ताकि आपको पता लग सके क्या चीज है, और फिर मुझे नहीं लगता वो टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे आप कुछ चीजें। अच्छा, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, उसके बाद है आपके पास एथिक्स, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, डी प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ई। अच्छा, कंडक्ट में दो चीजें आ जाती हैं, टीओसी और क्या,
सब्सटेंटिव, यू नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव, राइट, उसको कंडक्ट ऑफ ऑडिट कहते हैं। अच्छा, फिर ई है आपके पास रिव्यू, कंप्लीशन एंड रिपोर्टिंग। ये आपके सिलेबस के मेजर एरियाज हैं। और फिर उसके बाद है एफ, एंड दैट इज अदर असाइनमेंट्स। जी जी, क्या नाम है अपना, नियाज अली। बेटा मैं अभी बताता हूँ, साथ साथ एक एक चीज पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन यू पीपल आर हैविंग अदर असाइनमेंट्स। एरिया जी जो है वो है आपके पास करंट इश्यूज। ठीक है, ये आपके पास सिलेबस है। अब अच्छा, एच और आई भी है, पर उसको लिखना मुनासिब नहीं कर रहा। एच पता है क्या है, वही प्रोफेशनल स्किल्स, एच क्या है, और आई होगा आईटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जो कोई एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं है, वो नहीं था कि विंडो कैसे यूज करनी है यार, मतलब ये आपके पास एग्जामिनेबल कंटेंट है, बल्कि लिख ही लो, आपके पास एक जगह पर होना चाहिए। ये है आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स, जो 4 स्किल्स है आपके पास। और जो आई है वो है आपके पास आईटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आईटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 8:45 तक बोल रहा हूँ। अच्छा, अराउंड 8:45-9 तक हम लोग आज क्लास ऑफ कर देंगे। पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन इतना डीप जाएगा, वो टॉपिक में फिर रहेगा। 8:45 अराउंड हम इसको आज ऑफ कर देंगे, ठीक है। पहली क्लास भी और वेदर भी खैर अब तो सही है। अच्छा जी, अब जरा देखिए, सबसे पहला पॉइंट 8:45 पे ऑफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एक्सक्यूज मी, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस। और एक चीज, मैं आपको इस वक्त कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, कोई टॉपिक, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफिंग दे रहा हूं, किसकी, पूरे सिलेबस की, कि व्हाट ऑडिट इज, सॉरी व्हाट ट्रिपल ए इज। ऑडिट तो आपको पता है क्या है, व्हाट ट्रिपल ए इज, उसके बारे में हमने बातें कर रही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपके पास ट्रिपल ए है, इसका ये सिलेबस मैंने आपके सामने रखा है। और एक चीज मैं आपको जरा याद दिला दूं, जो कि आप लोगों को मोस्टली, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोस्टली सब लोगों ने एफ8 पढ़ा था मुझसे, तो उनको ऑडिट साइकिल मैंने बताई थी, और आप लोगों को भी वैसे पता है क्या चीज है। देखिए, जो ऑडिट है ना, वो ऑडिट साइकिल के हिसाब से चलता है। किस हिसाब से, सिलेबस आपके सामने लिखा रहेगा, और मैं राइट साइड पे एक चीज लिख रहा हूं, एंड दैट इज ऑडिट साइकिल। फिर इन दोनों चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन ए में क्या रिक्वायरमेंट है, 1 में, 2 और 3 में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जरा इसको प्लीज कॉपी मेरे साथ साथ करें। देखिए, ऑडिट ऐसा नहीं है कि आप गए और जी टीओसी और सब्सटेंटिव आपने स्टार्ट कर दिया। ऑडिट की अपनी क्या है, एक साइकिल है। जैसे मैं बच्चों वाली एग्जांपल देता हूं, क्या आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते हो, क्या बनाते हैं? नहीं नहीं, पहले तो आप जर्नल एंट्री करते हो, फिर आप डे बुक्स बनाते हो, डे बुक्स के बाद लेजर्स, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस, फिर वो बैलेंस नहीं हो रहा, फिर एरर, सस्पेंस, एंड देन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ऐसे ही होता ना, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। इस वक्त हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ऑडिट साइकिल। अब ऑडिट साइकिल क्या है, देखें, सबसे पहले आपके पास ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है। सबसे पहले ऑडिटर क्या होता है भाई, ऑडिटर अपॉइंट होता है या रीअपॉइंट होता है दूसरी दफा भी। पहले ऑडिटर क्या हो गया जी, अपॉइंट हो गया। जाहिर है जिस महफिल में उस अपॉइंट हो रहा है उसका नाम है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। इसको हल्का नहीं लेना, इसके ऊपर सवाल है आपकी एग्जाम गेट में, ये बड़े बड़े सवाल आप इसके, ठीक है ना, एजीएम और इस किस्म की चीजों के ऊपर भाई कुछ भी आ सकता है। हाँ, ये नहीं है कि यार ये टॉपिक नहीं आएगा, हाँ जो टॉपिक बोलूंगा वो तो कंफर्म आएगा, बाकी नहीं पता कि कुछ भी आ जाए। अच्छा, जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद
AEL बनता है, AEL स्टैंड्स फॉर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। और ये जो आपके पास ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। किसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है? मैनेजमेंट के दरमियान, मतलब लिमिटेड कंपनी और ऑडिट फर्म के दरमियान एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब उस AEL में क्या क्या लिखते हैं? अच्छा, यहां पर, बल्कि छोड़ो वो साथ साथ बता दो। फिर AEL के बाद आप करोगे भाई क्या? प्लानिंग। क्या होगा? प्लानिंग, जिसमें एक सबसे फेवरेट एरिया होता है, दैट्स द रिस्क असेसमेंट। कौन सा एरिया? हमारे पास उसको 20 समटाइम्स 25 नंबर तक का भी रिस्क आता है, 26 नंबर तक का भी आता है। प्लानिंग के बाद आप करते हो ऑडिट परफॉर्म। क्या करोगे? और इसमें दो चीजें आ जाती हैं, TOC और क्या? सब्सटेंटिव। फिर उसके बाद एक फेज आती है जिसको हम लोग कहते हैं रिव्यू एंड कंप्लीशन। खत्म कर भाई, रिव्यू एंड कंप्लीशन मतलब फिनिश करो। और फिर उसके बाद खवातीनो हजरात, उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास? ऑडिट रिपोर्ट। बिलीव में अभी तक मैंने कुछ पढ़ाना शुरू ही नहीं किया AAA लेवल का, तो सब पेपर पैटर्न बता रहे हो, ये आपको पता है सिलेबस। अब मैं आपसे जरा सिलेबस डिस्कस कर लूं along with this audit cycle, along with this what? Audit cycle, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा टॉपिक किस स्टेज में हम लोग उसको देखने वाले। सबसे पहला पॉइंट, सिलेबस एरिया ए क्या है? रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले जो है ना, मैं करंट इशू पे डिस्कशन कर रहा हूं। अच्छा, इस पे मेरे ख्याल में हमने डिस्कशन कर ली है, हाँ यार, इस पर तो डिस्कशन कर लिया ना, ये जो इनिशियल डिस्कशन इस पर हो चुकी है। करंट इशू पे बात कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या करंट इशू आएगा, किसी को भी नहीं पता। करंट इशू कब आता है? आपका पेपर कब है? हो सकता है अगस्त में एग्जामिनिंग टीम कोई आर्टिकल दे दे कि दिस इज द करंट इशू, तो वो आपके पास बन के आ जाए, यानी कि इसका टॉपिक को डिफाइन। जैसे आज से कुछ टाइम पहले चले जाओ तो एक चीज थी, अब नाउ इट बिकम्स द रेगुलर रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क। किससे रिलेटेड रिस्क? तो जब ये बात AAA की कोर्स में नहीं थी, फर्स्ट टाइम आई आर्टिकल के थ्रू, तो लाइकली चांसेस है कि उसके ऊपर करंट इशू बन के क्या आ सकता है? सवाल। अब मुझे नहीं पता क्या करंट इशू, इस कब पता लगेगा करंट इशू? अगस्त में एग्जाम की लास्ट वीक तक कोई भी टॉपिक आ जाए, दैट विल बिकम द करंट इशू। ठीक है, तो मैं यानी कि इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। अब आ जाए ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है? एफ से जरा देखो, ये क्या है? अदर असाइनमेंट्स। आप सुने खवातीनो हजरात, अब मैं आपको इनकी वेटेज भी बताता जाता हूं कि अदर असाइनमेंट्स हैं। ये ऑडिट नहीं है। क्या नहीं है? ऑडिट नहीं है, इट्स नॉट एन ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक करना, ये ऑडिट नहीं है। अदर असाइनमेंट्स के ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन ऑडिट वर्क। बच्चे, नॉन ऑडिट वर्क ये क्या चीज है? मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको माइंडसेट के लिए बता रहा हूं, लिखना नहीं। सही है? एक छोटी सी मिसाल, व्हाट इज नॉन ऑडिट सर्विसेज या अदर असाइनमेंट्स? मैं हारिस हनीफ लिमिटेड, मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है? ये बेसिक तो आप जानते हैं कि आपका काम फ्रॉड पकड़ना नहीं है। अच्छा, यू पीपल आर KPMG, मैंने आपको बोला KPMG पार्टनर, मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, मिल नहीं रहा, जरा आके ढूंढते भाई, पैसे ले ले, फीस। अब आप स्टूडेंट्स किस इंटेंशन से आ रहे हो? FS को देखने, फ्रॉड पकड़ने, उसको कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। क्या कहते हैं? ये अदर असाइनमेंट है। क्या ये? फॉरेंसिक ऑडिट। इसका ताल्लुक F8 से नहीं है, बिल्कुल न्यूली टॉपिक, 1 घंटे का टॉपिक भी नहीं है। आगे बढ़ो इधर,
अदर असाइनमेंट में एक और चीज, मैं हारिस हनीफ, उबर, आई एम उबर लिमिटेड। उबर ने किसको एक्वायर किया है? करीम को एक्वायर किया, ऐसा ही है। अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताएं, आई एम द पेरेंट कंपनी एंड आई एम गोइंग टू एक्वायर, आई हैव नॉट एक्वायर्ड, आई एम गोइंग टू एक्वायर करीम एबीसी लिमिटेड। कैसे खरीद लेंगे? आप अपनी कोई चीज खरीदने जाओ, कपड़े खरीदने जाओ, कैसे खरीद ले? तो नहीं, आप बहुत सारी चीजें इवेल्युएट करते हो ना। तो इफ हारिस हनीफ लिमिटेड इज गोइंग टू एक्वायर एबीसी लिमिटेड, तो क्या मुझे उस कंपनी का जायजा लेना पड़ेगा? क्या क्या चीजें चेक करूंगा जरा? एक कंपनी को खरीद रही है, हाँ, कंपनी किसको खरीद रही है? क्या क्या चेक करोगे? मैं हारिस हनीफ लिमिटेड, एचएच लिमिटेड गोइंग टू एक्वायर एबीसी लिमिटेड, मैं उस कंपनी में क्या चीजें देखूंगा? उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसकी सेल, उसकी लायबिलिटी, उसकी मार्केट शेयर प्राइस, शेयर प्राइस, क्या उसके कॉन्ट्रैक्ट्स है कस्टमर सप्लायर के साथ, कितना उसने कर्जा लिया हुआ है, क्योंकि जब मैंने उसको खरीद लिया, उसके एसेट मेरे एसेट, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी, है ना। सिंपल आसान लैंग्वेज में, जब आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो या मर्ज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक्वायर या मर्ज मोबिलिंक और क्या थी वो, वारिद, मोबिलिंक और वारिद मर्ज ना, वारिद का नाम खत्म, उसके साथ मर्ज हो गई। केएसबी बैंक और बैंक इस्लामी मर्ज। एक्विजिशन और मर्जर्स की जो एनालिसिस होती है ना, इसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। क्या कहते हैं? ड्यू डिलिजेंस। ये अदर असाइनमेंट है, ये क्या आपके पास? अदर असाइनमेंट। अभी फिलहाल तो मैं कुछ ना लिखवा रहा हूं ना कुछ, सिंपल सुन रहे सर, ये अदर असाइनमेंट है। इसके अलावा मैं हारिस एक फैक्ट्री हूं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है? गवर्नमेंट मुझे कह रही है हारिस भाई आपकी फैक्ट्री से धुआं बहुत निकल रहा है। मैंने कहा नहीं। बोला हाँ, अब गवर्नमेंट से कौन लड़े? तो हमने बोला भाई ठीक है, गवर्नमेंट वेट कर, किसी से हम चेक करा लेते हैं। आपको पॉइंट किया। अब आप लोग एक फर्म हो, आप लोगों के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो पोल्यूशन को मेजर करेगा, एंड दैट्स नोन एज द इन्वायरमेंटल ऑडिट, सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट। अदर असाइनमेंट है। इसी तरह एक और चीज भी है इसमें अदर असाइनमेंट में, टोटल 4 चीजें इसमें। चौथी वो ये कि मैंने ना लोन लेना है बैंक से। क्या लेना है? और बैंक ने मुझे कहा कि अच्छा 10 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया है, क्या बैंक का ये राइट है मुझसे पूछना हारिस भाई इस पैसे को क्या करूंगे? है ना, लोन दे रहा है यार। मैंने कहा इसको मैं आईटी के काम में इन्वेस्ट करूंगा। यार आप ट्रिपल ए लेवल तक पहुंचे हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है हर एक फ्यूचर में होने वाले काम की फिजिबिलिटी होती है। F9 ले आओ, एनपीवी निकालूंगा, प्रोजेक्शंस बनाऊंगा। मैंने प्रोजेक्शंस बनाई, बैंक के पास लेके गया। बैंक ने बोला हारिस ये तो तुमने खुद बनाई है, जा किसी से चेक करा के लेके आ। तो मैं आपके पास आ गया, केपीएमजी के पास। मैंने बोला भाईजान इसको जरा चेक कर दे। अब आप लोग इवेल्युएट पता है किस चीज को कर रहे हो? हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं कर रहे। किसको कर रहे हो? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। किसको? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये ऑडिट नहीं है, ये क्या है? अदर असाइनमेंट। मुझे नहीं पता, आएगा जरूर। इन चारों में से कौन सा टॉपिक आएगा पता नहीं, आएगा जरूर। ऑलमोस्ट 7, 8, 9 नंबर तक का आ गया तो आ गया, पता नहीं। यहां पे बात क्लियर है? अदर बेटा ये मैंने सिंपल क्या लिख दिया, क्या लिखा है? नॉन ऑडिट वर्क। इसका ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए जी, एक्सक्यूज मी, खालिस ऑडिट ये रहा, इधर देखिएगा, एक्सक्यूज मी, दिस इज द ऑडिट। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला लिखा हुआ है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। व्हाट डज इट मीन? रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है? क्या आप ऑडिटर अपनी मर्जी चलाओगे? आपको भी किस पे चलना है? रेगुलेशंस है। सिर्फ खुद रेगुलेशन नहीं, मैं हारिस हनीफ लिमिटेड भी कंप्लायंस कर रहा हूं ये नहीं, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? चेक करना है। इसमें एक टॉपिक आएगा मनी लॉन्ड्रिंग का। कौन सा टॉपिक आएगा? मनी लॉन्ड्रिंग। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाए अपने पास एरिया बी। यार ये तो डिस्कस मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रहा डिस्कस। ये क्या है? क्या? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। याद आ रहा है? F1 में पढ़ा है, SBR में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, बहुत सारी जगह। अच्छा अब आप बोलोगे सर क्या ये स्टिल एग्जामिनेबल है?
भाई 7-7 8-8 नंबर के केस है किसके ऊपर, और एथिक्स इज द टॉपिक विच इज फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड। ये नहीं कि कभी कभी आएगा, क्या फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड। क्वेश्चन नंबर 1 में अमूमन आपको मिलेगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में मिलेगा। 5-7 नंबर 7-8 नंबर आई कैन नॉट से, लेकिन मिलेगा जरूर एथिक्स। वही है इन सेल्फ इंटरेस्ट और सेफ गार्ड वगैरह तमाम चीजें जो आपने एफ8 में पढ़ी है, सारी चीजें वही है विद नहीं ऑलमोस्ट सारी चीजें वही ऑलमोस्ट। जो इसमें एडिशनल है ना वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट है। ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट। कैप्लान वालों ने इसको 2 अलग अलग चैप्टर कर दिए, बीपीपी वालों ने एक ही चैप्टर में कर दिया। एक ही बात है, खैर जाने तो, पढ़ना तो सभी है। अब जरा यह जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट क्या चीज है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे बात बताओ, क्या ऑडिट फर्म में ये होनी चाहिए, क्या ये कि किधर क्वालिटी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वालिटी के बारे में बताया था ना, क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। इधर यार आप लोग एक फर्म हो, ध्यान से सुनना, कौन हो, फर्म। सारे जो फर्म में लोग हैं ना वो सीए एसीसीए हमारी ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, क्वालिटी है। हमारी फर्म में कुल मिला के 200 लोग काम करते हैं, अलग अलग क्लाइंट पार्टनर्स के, ये तो पता है ना ऑडिट पार्टनर सबके अंदर अलग अलग टीम, 200 लोग काम करते हैं, और हर टीम में कम से कम 3 एक्सपीरियंस लोग होते हैं। हम प्रॉपर सैंपलिंग पे काम करते हैं, हम मतलब क्वालिटी ऑफ द ऑडिट किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा फिर एक और चीज, सिर्फ ये नहीं, क्वालिटी के अपने स्टैंडर्ड्स है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लिखना नहीं, ISQM1 एंड ISQM2। ISQM इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। दैट इज द थिंग कि फर्म में क्वालिटी होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए। अब वो क्वालिटी किसको कहते हैं पता नहीं सर, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बात हो जाएगी। प्रैक्टिस मैनेजमेंट, एथिक्स और प्रैक्टिस मैनेजमेंट में ये सारी चीजें कि ऑडिट में क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। अब पेपर की जान, ये 2 एरियाज, ये क्या है आपके पास, क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट्स। तकरीबन तकरीबन 30 से 35 नंबर यहां से आएंगे। वो ये है, ये क्या है, प्लानिंग एंड TOC एंड सब्सटेंटिव, ये रहा सिलेबस एरिया डी। और फिर उसके बाद यहां देखिएगा, फिर उसके बाद रिव्यू कंप्लीशन एंड क्या, रिपोर्टिंग, क्या ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ये वाले 2 एरियाज 100% इसके ऊपर सवाल आएगा। रिक्वायरमेंट क्या होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर सवाल आएगा। ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसी चीज है, रिव्यू एक ऐसी चीज है, प्लानिंग TOC सब्सटेंटिव ऐसी चीज है जो किसी भी ऑडिट स्ट्रीम में आते ही आते हैं। आई डू टीच ICAP का ऑडिट, उसके अंदर भी ये चीजें आ रही होती है, लेकिन अपने अपने अंदाज में। F8 में आप लोगों ने देखा है ये तमाम चीजें यहां पर भी है, लेकिन लेवल इज डिफरेंट। अब हम बात करेंगे इनके ऊपर, रिव्यू कंप्लीशन, और ये क्या है, कौन सी रिपोर्टिंग, ऑडिट रिपोर्टिंग। खैर और भी रिपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब स्टूडेंट जरा ये देखिएगा, सबसे पहले ऑडिटर क्या हो रहा है और फिर क्या हो रहा है। ये जो चीजें मैंने हाईलाइट की है ना, ये आपका ये एरिया कवर कर सकता है, यानी कि जो सिलेबस एरिया ABC है, ये ऑडिट की कौन सी स्टेज है, ABC, मतलब ABC स्टेज। पता क्यों, ऑडिटर क्या हो रहा है, अपॉइंट होना, ऐसे ही अपॉइंट हो जाएंगे, यार मैं ऑडिटर हूं मुझे अपॉइंट कर लो, नहीं, उसका क्या एक तरीका है, AEL बनता है, और इसी अपॉइंटमेंट में आप एथिक्स चेक करते हो। क्या चेक करते हो, इधर कंसीडर हो गया, एथिक्स हो गया, थ्रू आउट द ऑडिट चलेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़े, प्लानिंग एंड कंडक्ट, वो ये रहा, सही है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, रिव्यू कंप्लीशन एंड ऑडिट, वो ये रहा। आई बस दैट्स द ऑडिट साइकिल। और ये जो सिलेबस भी आपको ये ऑडिट साइकिल के हिसाब से नजर आ रहा है, राइट। और नीचे अदर असाइनमेंट से जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा अब सिलसिला क्या है, इसे डन लिख लिया आप लोगों ने, डन। अब मैं आपके सामने कुछ नहीं, मतलब जितनी जितनी जो नॉर्मली हर अटेम्प्ट में जो हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स बताने जा रहा हूं कि ये आपके पास आएगी नहीं, आ सकती नहीं है, क्या है,
आएगी, नॉर्मली आएगी क्योंकि डिफाइंड है। जैसे अब देखो ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया ना, अब सबसे पहले मैं आपको इस चीज का एविडेंस दिखाता हूं फ्रॉम दिस। ये देखो, ये रहा सेक्शन है, ये वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने सिलेबस का खोला है। ये देखो, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एड्रेस अ रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है, प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द सिलेबस एरिया ABCN, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कहां से आएगा, ABCD, सही है। अब वेट करना है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट्स आगे देखो क्या है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर कैंडिडेट्स में हैव टू एड्रेस अ रेंज ऑफ इश्यूज, ये क्या लिखा है, एथिक्स। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये कहां लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 की ये रिक्वायरमेंट्स है। अब मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, ये तो इसने अपना बता दिया ना। अच्छा आगे क्या कह रहा है, प्लीज नोट अदर एरियाज में बी, हो सकता है, लेकिन जो प्रीडोमिनेटली एरियाज है वो कौन से हैं, जो भी मैंने आपको बताया। तो अब एक काम ये करें सारे स्टूडेंट्स, एक हेडिंग लिखो, फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स। मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करूंगा, इसी में 15-20 मिनट हो जाएंगे, फिर हम ऑफ करेंगे, फिर अगली क्लास में परसों से हम लोग टॉपिकल वाइज चीजें स्टार्ट करेंगे। फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स। बेटा अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 में, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1, खवातीनो सर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। अच्छा एक चीज तो आप लोगों को पता है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 50 नंबर है, जिसमें से 10 नंबर में क्या है, प्रोफेशनल मार्क्स, ये चीज आपको पता है। अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट जरा समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको आज ही पहली क्लास में ही ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करके बता दूं, फिर अगर कल को रिक्वायरमेंट आ भी गई ना सामने, तो आपको पहले से पता है कि इसका मतलब क्या है। बट हाउ टू ड्राफ्ट वो मैं सिखाऊंगा बाद में। मैं देखें, इसमें एक सवाल आपके पास आएगा, अच्छा अगेन एक्सक्यूज मी, मैं नहीं कह रहा, क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, प्रीडोमिनेटली रिक्वायरमेंट्स, और वो ये है आपके पास रिस्क असेसमेंट, और यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या चीज है भाई, रिस्क असेसमेंट। इसमें एक है आपके पास ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या है आपके पास, ऑडिट प्रोसीजर्स। इसमें है आपके पास एथिक्स, कमेंट। और एक बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आप स्टूडेंट्स हमेशा होंगे प्लानिंग स्टेज पर। बेटा कौन से स्टेज पर होंगे, प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट साइकिल में कौन सी स्टेज पर होंगे आप, प्लानिंग फेज पे होंगे, ये बड़ी बात है। अच्छा एक बात जरा ध्यान में रखना, स्टूडेंट्स इधर देखिएगा प्लीज, इधर आना, 1 मिनट रुकिए। ये कौन सी स्टेज है, इसमें क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट का प्लान कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, यार ये रिस्क है तो ये प्रोसीजर तूने करने हैं। इज इट पास्ट टेंस या फ्यूचर, मतलब किसका प्लान कर रहे हो। तो लिखने के अंदाज, वर्ब का बहुत ख्याल आपको रखना है कि आप ये प्लानिंग कर रहे हो। आई बात समझ में, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट परफॉर्म नहीं, नीचे आ जाओ, कौन सी स्टेज है, 1 मिनट, इस वाली स्टेज में क्या होता है, ऑडिट हो गया, ऑडिट हो गया, वर्किंग पेपर फाइल में सारी चीजें अटैच है, उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो ईमेल आएगी ना, वो खैर मैं बता दूंगा आपको, आप कौन सी फेज में जरा बताइएगा, प्लानिंग फेज में। आई बात समझ में। इसके अलावा हो सकता है कुछ अदर एरियाज भी आ जाए, कुछ नामालूम एरियाज भी आ जाए, ठीक है, वो हमें नहीं पता भाई क्या आ सकता है। हाँ अब आ जाते जरा एक्सक्यूज मी मार्क्स के एलोकेशन के ऊपर, पता नहीं, कोई फतवा नहीं है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, 20 से 25 मार्क्स आ जाएंगे, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है भाई। कितने नंबर,
20 से 25 नंबर। ऑडिट प्रोसीजर 5 से लेके 10 नंबर तक आ जाते हैं, मतलब 5 नंबर, ज्यादा नहीं, 10 नंबर, ऐसे ज्यादा नहीं, क्योंकि ट्रिपल ए पर प्रोसीजर से ज्यादा इंफेसिस किस चीज के ऊपर है? फिर भी प्लानिंग पर। अच्छा, तो जो प्रोसीजर लगाते हैं ना, प्रोसीजर, पहले आप शक पैदा करते हो दिमाग में, और उसी शक को जहन में रखते हुए प्रोसीजर्स लगाते हो। आई बात समझ में? जैसे एक छोटी सी मिसाल, लंबी चौड़ी नहीं, IS2 कह रहा है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, बच्चों वाली मिसाल, अभी 10 रुपए 7 रुपए कितने पर होनी चाहिए? रिस्क क्या है? हायर पर कर दिया है, तो प्रोसीजर क्या लगाओगे? इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट निकालो, चेक कर लो कि 10 और 7 पर है। तो जो शक आपके दिमाग में चल रहा है उसी को आपने एड्रेस करना। और ये जो इन सब का ताल्लुक एक ही केस स्टडी से होगा, सही है? एनीवेज, मुझे नहीं पता, 5-10 नंबर का ये आ जाएगा। एथिकल कमेंट्स 5 से लेके 7-8 नंबर, हो सकता है 10 नंबर का आ जाए, पता नहीं। अदर एरियाज 5 से लेके 7-8 नंबर, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ना भी है। ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आया ही नहीं है। क्या क्या आया है? पार्ट ए रिस्क, पार्ट बी प्रोसीजर, पार्ट बी एथिक्स, फिनिश। या अगर इनके थोड़े थोड़े नंबर कम कर दे तो उसकी मर्जी, कोई और एरिया भी डाल दे, मुझे नहीं पता, जो पता है वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, यार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कितने कितने नंबर के? कितने नंबर के? 25 और 25। और इसमें वो कितने हैं, मतलब प्रोफेशनल मार्क्स कितने? 5-5, मैंने पहले बता दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में मोस्टली, अमूमन, मैं अज्यूम कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, अमूमन क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से होता है अदर असाइनमेंट्स का। किसका होगा? और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो रिव्यू एंड रिपोर्टिंग फेज में। इसमें खालिस ऑडिट, यही है प्लानिंग, ये प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट, प्लानिंग एंड कंडक्ट। अच्छा, इसमें आपके पास क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले पॉइंट, इसमें एक रिक्वायरमेंट आपको आ जाएगी, कमेंट ऑन द मैटर्स। ये मैंने आते के साथ ही आपको बताया था, जो मैंने आपको मिसाल दी थी ना थोड़ी देर पहले, फ्लैशबैक में जाओ, CGU वाली, कैश जनरेटिंग यूनिट की मैंने डायरेक्ट उठाकर अदर एसेट्स पर एलोकेट कर दी थी। आपने बोला भाई गलत है। कमेंट ऑन द मैटर्स में पता है क्या है? आपको दिया जाएगा कोई ना कोई अकाउंटिंग का इशू। किसका इशू दिया जाएगा? यकीनन वो SBR लेवल पर होगा, सही है? अच्छा, F7 एंड SBR। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? यार आप मुझे इतना बताओ, वर्किंग पेपर समझते हो क्या है? हाँ यार, क्या होता है वर्किंग पेपर्स? ये आप लोग अपने रजिस्टर बना रहे हो, आपके वर्किंग पेपर है। मैं टीचर, मुझे पढ़ाने के पहले ये अपने ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या है? वर्किंग पेपर्स है। अब आ जाओ ऑडिट में, जो प्रोसीजर लगाए, जो क्या लगाए, जो प्रोसीजर्स लगाए हैं, और जो प्रोसीजर लगाए हैं और जो एविडेंस कलेक्ट किया है, जो प्रोसीजर लगा और क्या कलेक्ट किया है, मैंने किया है। मैं कौन? फर्म में जूनियर। और आप कौन बेटा? आप कौन? फर्म में या तो मैनेजर या तो क्वालिटी पार्टनर। ये मैं हूं, दिस इज मी, जूनियर। मैंने क्या किया था मुझे बताना, मैंने क्या किया था? प्रोसीजर लगाए थे और एविडेंस कलेक्ट किया, और सिर्फ एविडेंस कलेक्ट नहीं किया, उसको मैंने स्टेपलर कर दिया। किधर? वर्किंग पेपर फाइल में। कहां पे? ठीक है, प्लीज इमेजिन द सिनेरियो, रिपीट, हु आर यू? ऑडिट मैनेजर एंड आई एम योर जूनियर। यहां तक बात क्लियर है? व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया? प्रोसीजर लगाए, एविडेंस कलेक्ट किया, और उस एविडेंस को मैंने कहां लगा दिए? वर्किंग पेपर। मेरे हाथ में वर्किंग पेपर फाइल है, आपके पास लेकर आया, मैंने कहा पकड़ भाई वर्किंग पेपर फाइल। रिक्वायरमेंट जरा सुनना, रिक्वायरमेंट ये है, what evidence will you expect ये क्या लिखा हुआ है? प्लीज जरा मुझे इसको कोई बच्चा समझा सकता है क्या लिखा है?
यार ये रिक्वायरमेंट है, बड़ी हॉट रिक्वायरमेंट होती है ट्रिपल एग्जाम में। व्हाट एविडेंस विल यू एक्सपेक्ट इन योर वर्किंग पेपर फाइल? यार देखो, मैं हारिस सनीफ जूनियर हूं भाई, मैंने क्या काम किया जरा मुझे बताना, प्लीज टेल मी, मैंने क्या काम किया? प्रोसीजर लगा के ये वर्किंग पेपर फाइल मेरे हाथ में, मैंने कहा भाई मैनेजर ये पकड़ वर्किंग पेपर फाइल। सवाल, क्या वर्किंग पेपर फाइल आपने खोली है या नहीं खोली है? नहीं खोली। एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब को समझना। ये वर्किंग पेपर फाइल है, अभी आपने इसको खोली, मैंने आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपको बोल रहा बता अंदर क्या निकलेगा, अंदर क्या निकलेगा, तो व्हाट एविडेंस विल यू एक्सपेक्ट, यानी कि वर्किंग पेपर फाइल इज क्लोज्ड, अभी तक आपने ओपन। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, बल्कि छोड़ो मिसालें छोड़े, मिसाल होगी तो फिर मैं डीप में चला जाऊंगा, फिर वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। आपने वर्किंग पेपर फाइल खोली नहीं है, बंद है, क्या एक्सपेक्ट करोगे अंदर कौन कौन से एविडेंस होंगे? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है? जैसे मिसाल, फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री में डायरेक्ट आग लगा दी मैंने, IAS 10 के हिसाब से इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आग लगी थी ईयर एंड के बाद, क्या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? आपने मुझे भेजा, बोला हारिस भाई जाओ चेक करके आओ, मैं चेक करके आया, आग लगी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस लूं और वर्किंग पेपर फाइल में रंगीन फोटो लगा दूं सेल्फी के साथ, फीलिंग फायर। तो मुझे बात बताओ, ये फोटोग्राफिक एविडेंस मैंने लगाया है बंद, वर्किंग पेपर फाइल अभी खोली नहीं है, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट, इसमें क्या होगा? फोटोग्राफिक एविडेंस, ये वो है, यानी कि बिफोर, मैं यहां पर लिख रहा हूं, बिफोर ओपनिंग वर्किंग पेपर फाइल। जी, यहां तक बात समझ में आई क्या चीज है? बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट वेयर बच्चे फील्स स्ट्रगल। यहां पर बच्चों को ना स्ट्रगल फील होती है, पता क्यों? F8 में बोलते सर प्रोसीजर नहीं लिखे जा रहे, और यहां पे क्या बोलते हैं? सर प्रोसीजर एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे। तो भाई तो फिर करने क्या है? वही चीजें सिखानी है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद पता है क्या, एक और रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं पता ये आएगी या नहीं आएगी, इनमें से कौन सी आएगी, दीज आर द फ्रीक्वेंटली। एक और चीज होती है, वो होती है आपके पास इवेल्युएट द एविडेंस। बेटा कोई बच्चा बताएगा मुझे इसका क्या मतलब है? अब क्या हुआ है? इवेल्युएट द एविडेंस, अब आपने वर्किंग पेपर फाइल खुल गया, अब आपने देखी फोटोग्राफ, आपने बोला हारिस भाई तस्वीर सही नहीं आई, फिल्टर लगा के लाओ, सही है, तो ये पता है क्या है, ये वर्किंग पेपर फाइल खुल गई है, अब आप क्या कर रहे हो? इवेल्युएट कर रहे हो, किस चीज को? एविडेंस। इधर आप ये मुझे बोलोगे यार हारिस भाई फलाना एविडेंस था वो तो तुम लाए नहीं, हाँ फलाना एविडेंस ओके, जा भाई दोबारा जरा प्रोसीजर लगा किया, आई बात समझ में? यानी कि व्हेन दिस रिक्वायरमेंट विल बी एग्जामिन्ड, इवैल्यूएट द एविडेंस, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि वर्किंग पेपर की फाइल ओपन, और आप मेरे एविडेंसेस को क्या कर रहे हो? इवैल्यूएट कर रहे हो, आई बात समझ में? गॉट इट? अच्छा, इसके बाद पता क्या चीज है? इवैल्यूएट द एविडेंस प्लस करके हम लिख रहे हैं फर्दर प्रोसीजर्स। इसको ना एक ब्लॉक कर दो, एक साथ ही कर देना। क्यों, वाई ब्लॉक क्यों के एक साथ? अगर आपको मेरे एविडेंसेस अच्छे नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे, इसको कहते हैं सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट नहीं लगे, क्या नहीं लगे, तो आप क्या बोलोगे? आप मुझे बोलोगे यार हारिस भाई क्या एविडेंस लगा, चल जा दोबारा लेकर आओ, ऐसा ही है। तो पेपर में रिक्वायरमेंट है, पार्ट 1 व्हाट एविडेंस इवैल्यूएट कर, पार्ट 2 रेकमेंड एनी फर्दर प्रोसीजर्स, सो यू हैव टू थिंक वेरी मच प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, हाँ या ना? है सबको यहाँ पे? ओके हाँ, जहां तक बात समझ में आई है। अच्छा, एक और है भाई, और वो है आपके पास इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। बेटा मैंने आपको क्या बोला है?
इवेल्युएट द व्हाट, यहां पर मैं इसको बोल देता हूं ओवरऑल एस्पेक्ट्स। क्या बोल दिया भाई? ओवरऑल एस्पेक्ट्स। मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वालिटी के हवाले से चीज बताई थी, हाँ या ना? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को किसके हवाले से चीज बताई है? इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको ये ऊपर, ताकि एक ही मेरे पास शीट में जरा आंसर आ जाए। जी, यहां तक बात समझ में आई है? ओके। अब आप थोड़ी सी एक दो और रिक्वायरमेंट जरा चेक करें कि वो कैसी कैसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अच्छा, यहाँ पर वर्किंग पेपर, अच्छा, इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट ओवरऑल एस्पेक्ट, इसका मतलब क्या कि वर्किंग पेपर फाइल इधर भी क्या हो चुके हैं? आपको एक सवाल आएगा, बहुत हद तक चांसेस है जरूर आएगा, एंड दैट इज द क्वेश्चन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। कौन सा क्वेश्चन? ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, अब सिस्टम पता है क्या आपके पास रिव्यू ऑफ स्पेसिफिक मैटर्स, रिव्यू ऑफ व्हाट, अब ये क्या है भाई? एक मिनट, एग्जाम्पल, जैसे क्या ये गोइंग कंसर्न, जी नियाज अली आपने सही लिखा। जी अवेश का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो 50 नंबर का ही है। गोइंग कंसर्न हो गया, ये क्या हो गया आपके पास? मैं एग्जांपल करके लिख रहा हूं, फतवा नहीं है कि यही दो है। और एक और बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। अब खवातीनो हजरात, ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट जरा सुनो। एफ8 में क्या आती थी ऑडिट रिपोर्ट पे रिक्वायरमेंट? एफ8 में ओपिनियन पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ही है ना? अगर थोड़ा सा याद है, एफ8 में ये होता था कि आपको बोला जाता था कि इशू है, अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करती, तो ऑडिट रिपोर्ट पर द सेम रिक्वायरमेंट इज हियर। लेकिन यहां पर ऑडिट रिपोर्ट में एक और रिक्वायरमेंट भी है, वो क्या मैं आपको बताता हूं साथ साथ। देखो भाई, एक तो है आपके पास रिक्वायरमेंट और वो है इंपैक्ट और दूसरी ज्यादा आती है ट्रिपल ए में। पहली वाली आ जाती है, आई है पेपर में है भाई, कम कभी कभी आगे तो आगे, दूसरी ज्यादा आती है। वो पता क्या, आपको ना पेपर में ऑडिट रिपोर्ट बनी हुई मिलेगी। क्या बनी हुई मिलेगी? पूरी नहीं, ऑडिट रिपोर्ट का एक एक्सट्रैक्ट, और आपको बोला जाएगा क्रिटिकली इवेल्युएटेड। यानी आप है कौन? मैनेजर, ऑडिट मैनेजर। मैं हारिस, ऑडिट सुपरवाइजर। आपने मुझे बोला हारिस हनीफ ऑडिट रिपोर्ट तो जरा तैयार कर, मैंने कहा भी करता हूं। मैंने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की, मैं आपको दूंगा मैनेजर, आप गलतियां निकाल के ठीक करोगे, फिर पार्टनर को दोगे, पार्टनर दोबारा रीचेक करके दस्तखत कर देगा, हाँ या ना? ये पार्टनर थोड़ी टाइप करेगा टू शेयर होल्डर्स रिपोर्ट, ये वो ऐसा थोड़ी है। ये सारी बातें कौन करता है? मैनेजर और सुपरवाइजर्स। मैं हारिस, आपने मुझे टास्क दिया, आपने मुझे बोला हारिस भाई जरा ये ऑडिट रिपोर्ट तो तैयार करो, मैं भी करता हूं। मैंने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन बेसिस, क्या है मैम, ये सारी चीजें मैंने पता क्या किया, मैंने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की, तो आपके सामने ऑडिट। आप मुझे बोलोगे हारिस भाई ये तुमने क्या ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है, यकीनन जो सवाल आएगा उस ऑडिट रिपोर्ट में मसले होंगे। क्या होंगे? थोड़ा बहुत याद है, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन, डोंट वरी, बेसिक बच्चों वाले तरीके से। तो उसमें आप बोलोगे यार हारिस भाई इधर तो एडवर्स ओपिनियन आना है, तूने क्वालिफाइड दे दिया। यानी कि यकीनन गलतियां किस, अब आपको इवेल्युएट करना है किस चीज को? ऑडिट रिपोर्ट को। यानी कि इसको बोला जाएगा क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट।
बाकी मुझे नहीं पता भाई क्या आएगा। अदर एरियाज लाइक व्हाट? अदर लाइक अदर असाइनमेंट्स। यार अदर असाइनमेंट मैंने आपको बताया ना जो थोड़ी देर पहले, फॉरेंसिक वगैरह, और भाई इसके ऊपर सवाल आता है। हाँ, ये अदर असाइनमेंट्स के ऊपर 5-7 नंबर का सवाल है इस पे, ये मैंने आपको पहले चीजें बता दी हैं। नहीं, अदर असाइनमेंट का वो नॉन ऑडिट, फॉरेंसिक, ड्यू डिलिजेंस, उसका ऑडिट है ही नहीं। रिव्यू एंगेजमेंट, यस, रिव्यू एंगेजमेंट, मैं समझा आप रिव्यू स्टेज कह रहे हो। अदर असाइनमेंट इज अ रिव्यू एंगेजमेंट ना, जिसमें आप रीजनेबल ओपिनियन नहीं देते, वो वाली चीज है। लाइक अदर असाइनमेंट जैसे फॉरेंसिक है, ये तमाम चीजें। अच्छा मेरी बात सुने खवातीन और हजरात, इधर क्वेश्चन नंबर 1 की तो वो रिक्वायरमेंट्स है, क्वेश्चन नंबर 2 की भी बहुत हद तक 80-90% यही रिक्वायरमेंट्स है, आइदा समझ में। और मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स लिखी नहीं है, मैंने आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये चीजें क्या की है, एक्सप्लेन की है कि यार आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट सेट योर माइंड, देन रीड द क्वेश्चन, देन आंसर। अब एक बच्चा एक आंसर लिख रहा है F8 का, उसके और आपके प्रोसीजर में जमीन आसमान का फर्क नजर आना चाहिए, और वही फर्क आपको प्रोफेशनल नंबर देंगे, है बात समझ में? दैट्स द थिंग। चलो अब आज हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं फ्राइडे को। और अच्छा अर्शलान देखिए भाई, जो हमारी क्लासेस है ना वो यही 6:30 पे, एक दिन छोड़ के एक दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मैंने एक दिन छोड़ के इसलिए रखा है, अच्छा नियाज अली वो मैं बता दूंगा इसी से, स्टडी अप के हवाले से टेंशन नहीं लेनी, जो भी होता पता है क्या है, बल्कि छोड़ो इसमें अभी मैं आपको क्या बताऊं, आई टेल यू पीपल। यार मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, एक दिन छोड़ के एक दिन इसलिए रखिए कि इनकेस अगर किसी की आज क्लास मिस हो गई है तो थर्सडे को उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो फ्राइडे, लेकिन कोई क्लास मिस नहीं हो। सपोज अगर आपकी मंडे की क्लास ही मिस हो गई तो उसकी अभी इस वक्त तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना, 9 बज चुके, 9:30 बज चुके हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग कल अपलोड होगी सुबह दोपहर में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की क्लास मिस होती है तो वेडनेसडे को आप वो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने क्लास रखी हुई है। तो भाई हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कब होगी? अब फ्राइडे, वो टाइम यही है 6:30, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन। वीक में 3 दिन है, बाकी 4-5 दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे, अभी नहीं। कंपैरेटिवली चौथा या 5वां दिन जब ऐड होगा तो पता चलेगा, अभी तो शुरू पहली क्लास है। कंपैरेटिवली प्रोफेशनल में कंपैरेटिवली AAA का छोटा कोर्स है। इफ यू कंपेयर इट विद ATX, इफ यू कंपेयर विद SBR तो मेरे ख्याल में खत्म हो ही नहीं रहा होता है, नहीं होता है। बच्चा पेपर देने के बाद, पास होने के बाद भी बोलते सर कोर्स नहीं होगा, देखे नहीं। पेपर तो यार वो तो एक अलग चीज है, टाइपिंग स्पीड प्लीज अपनी फास्ट रखिएगा। क्या कह रही है? ये देखें जिस तरह स्किल्स में चलो तो वो ये 20-22 आराम से होती है चीजें। अच्छा एक काम आपने करना, सुनो भाई, एक छोटा सा मशवरा जो हर क्लास में दे रहा हूँ, काम कोशिश ये करें हर रोज का काम आपके पास रिपीट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपको आपने फास्ट रखनी है, कोर्स कंपैरेटिवली छोटा है इसका, ठीक है। चलो भाई, खुदा हाफिज।